नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी पाथ। तो ये वीकली क्विज की सेकंड वीडियो है जो हम यूपीएससी पाथ चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और बना रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आपको सेकंड वीक ऑफ जुलाई मैगज़ीन करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी होगी जो हमने यूपीएससी पाथ चैनल पे पहले से ही अपलोड करी हुई है। मैं उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो पहले प्लीज़ जाइए उसे देखिए एंड देन इस क्विज़ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो आपको पता चलेगा कि किस वे में जो है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है और आपको सही स्टेटमेंट चूज़ करनी है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हो सकती हैं, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती, या कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो सकती है। तो पहली स्टेटमेंट जो है आपको बोलती है कि मलाला यूसुफजई जो हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 साल में, मतलब कि ईयर 2014 साल में जो है उनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपको कहते हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ के जो विनर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि रिसेंटली वर्ल्ड मलाला डे भी ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेट किया गया था। ये मनाया जाता है मलाला यूसुफजई के बर्थ डे के रूप में, क्योंकि मलाला यूसुफजई जो हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो वर्क करती हैं चिल्ड्रन राइट्स ऑफ एडुकेशन पर, और उन्होंने यूएन में खड़े होकर चिल्ड्रन राइट्स टू एडुकेशन के लिए जो है काफ़ी अच्छी स्पीच भी दी थी, जिससे कि उनको सम्मानित किया गया और उन्हीं के बर्थडे के रूप में यहाँ पर वर्ल्ड मलाला डे भी मनाया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 के हिसाब से ये गिवन है कि ईयर 2013 में यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ जो है इन्हें दिया गया था, लेकिन ये सही नहीं है। जो आंसर है यहाँ पर ईयर 2014 में जो है मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपकी रॉन्ग हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ जो हैं उनके जो विनर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा, जो कि स्टेटमेंट सही है। और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है वो फॉर्म करती है आपकी नॉर्वे की पार्लियामेंट। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि नॉर्वे जो है आपका यूरोपियन यूनियन के अंडर नहीं आता, और यूरोपियन यूनियन जो है आपको पता है कि जिसमें 27 मेंबर कंट्रीज़ मिलेंगी, जो कि पहले 28 थी, क्योंकि यूके ने जो है यहाँ से पुल आउट कर लिया है यूरोपियन यूनियन में से। तो इस वक्त यूरोपियन यूनियन में आपको 27 मेंबर कंट्रीज़ मिलेंगी एंड नॉर्वे इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है वो ऑप्शन 2 यानी कि ओनली 2 जो है यहाँ पर सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको चूज़ करना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो आर्टिकल 178 जो है स्टेटमेंट 1 के अंदर ये कहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 178 है वो जो है आपका डील करता है स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन अ स्टेट। ओके, तो जो कि अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि गुजरात जो है आपका उन 6 राज्यों में से आते हैं जहाँ पर आपको बाई कैमरलिज्म मिलेंगे। बाई कैमरलिज्म मतलब कि आपको वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी पूरी तरह से रॉन्ग है, बिकॉज गुजरात इज़ नॉट अमंग दोज 6 स्टेट विच वेयर देयर इज़ अ बाइकैमरलिज्म। दोज 6 स्टेट्स नेम्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 स्टेट्स में गुजरात का नाम नहीं है। तो जो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 है वो आपकी रॉन्ग हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए ओनली 1 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको गिवन है कि जर्मनी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको ये देखना है कि इनमें से गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी इनकरेक्ट है। फोकस ऑन माय वर्ड इनकरेक्ट। तो आपको ये भी क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि आपसे पूछा क्या गया है। कभी एस्पिरेंट्स जो हैं जल्दी जल्दी में ये नहीं देखते कि कोई स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है, वो इनकरेक्ट चीज़ पूछ रहे हैं या करेक्ट चीज़ पूछ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि जर्मनी के जो नॉर्थ वेस्ट साइड में जो है आपको नॉर्थ सी मिलेगा, जो कि अपने आप में सही है। नॉर्थ सी लाई करता है आपकी जर्मनी की नॉर्थ वेस्ट रीजन में। सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर कहता है कि जर्मनी जो है अपनी शेयर करता है बाउंड्री विद ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, डेनमार्क। बस ये 3 कंट्रीज़ नहीं है जहाँ पे जो है जर्मनी
अपनी जो है शेयर करता है बाउंड्री, जर्मनी अपनी बाउंड्री नेदरलैंड के साथ भी शेयर करता है, फ्रांस के साथ भी शेयर करता है, लक्समबर्ग के साथ भी शेयर करता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है म्यूनिक जो है आपकी जर्मनी कंट्री की कैपिटल है, जैसे कि इंडिया की आपको कैपिटल दिल्ली मिलेगी। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर, जो स्टेटमेंट सी है यहाँ पर गलत है, बिकॉज जर्मनी की जो कैपिटल है वो म्यूनिक नहीं, वो बर्लिन है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कहता है कि जर्मनी जो कि है वो यूरेशियन प्लेट के अंडर आता है। तो वो भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी की जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाता है वो ऑप्शन सी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि नेशनल आयुष मिशन, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने जो है नाम यानी कि नेशनल आयुष मिशन की जो डेडलाइन है वो 2021 से बढ़ाकर 2026 कर दी गई है और फंड भी एलोकेट कर दिया गया है। तो इसके रिस्पेक्ट में 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको चूज़ करना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट जो है आपकी कहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा जो है नेशनल आयुष मिशन यानी कि नाम एब्रीवेटेड एज नाम जो है लॉन्च किया गया था, जो कि गलत है। यहाँ पर मैं बता दूं कि नेशनल आयुष मिशन जो है आपका 2013 में डिपार्टमेंट ऑफ आयुष अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंडर जो है उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन अभी जो है इसे इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आपको पता होना चाहिए कि नाम जो है लॉन्च किसने किया एंड जो है अब इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। तो ऑप्शन 1 जो है आपकी गलत है, बिकॉज इट इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन 2 जो है यहाँ की स्टेटमेंट जो है कहती है कि नाम जो है आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 की स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पर एक मैं बात और बता दूँ कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर जो है आपकी फंडिंग जो है बांट ली जाती है सेंटर और स्टेट के बीच में। सो दूसरी टाइप की जो स्कीम जो है यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च करती है वो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें जो है फंडिंग जो है टोटली आपकी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन बी ओनली 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको गलत वाली और जो रॉन्ग है वो फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन ए की स्टेटमेंट जो है वो कहती है कि SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 2001 साल में फाउंड किया गया था, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। SCO जो कि सेकंड स्टेटमेंट में पढ़े, SCO का जो हेड क्वार्टर है आपको मिलेगा शंघाई चाइना में। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की जो स्टेटमेंट है हम वो पढ़ते हैं कि मेंबर कंट्रीज़ जो उसमें मिलेगी 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो उसमें फॉल करती हैं तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान। SCO की मेंबर कंट्री जो है फॉल करती है। मगर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पर कंट्री वाइज बात करते हैं। तो पहले हम तजिकिस्तान के बारे में बात करते हैं। तजिकिस्तान है SCO की मेंबर कंट्री में आता है, उसकी लिस्ट में आता है। कज़ाकिस्तान भी यहाँ पर SCO की मेंबर लिस्ट में आता है। लेकिन अगर हम तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो जो आपका तुर्कमेनिस्तान है वो आपकी SCO की मेंबर कंट्रीज़ लिस्ट में नहीं आता। तो ये एक खाली सेंट्रल एशियाई कंट्री है जो कि आपकी SCO की मेंबर कंट्रीज़ में नहीं आती। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। तो वैसे हम ऑप्शन डी भी की स्टेटमेंट भी जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहा गया कि SCO का जो है रैट्स मैकेनिज़्म जो है वो फाइट करता है टेररिज्म के साथ, जो कि सही है। SCO के चार्टर के हिसाब से उन्होंने एक रैट्स मैकेनिज़्म जिसका नाम है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर वो फॉर्म किया हुआ है, जो कि उन्हें हेल्प करता है या जिसके अंडर वो वर्क करते हैं टेररिज्म के साथ फाइट करने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि वाइपर जो इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म जो है वो वाइपर से है, उसका एक्सप्लेनेशन फॉर्म है जो है वो है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, जो कि रिसोर्स मैपिंग मिशन है वो किसके द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। तो आपको ऑप्शन में गिवन है नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन जो है वो है नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, USA की स्पेस एजेंसी है। यहाँ पर मैं वाइपर के बारे में अगर आपको बताऊँ तो ये जो रिसोर्स मैपिंग मिशन है वो नासा द्वारा 2023 में जो है लॉन्च किया जाएगा
वाइपर के अंडर नासा जो है रिसोर्स मैप करना चाहता है मून के साउथ पोल पर। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में पुट हो कि साउथ पोल में इतना कि खाली सिर्फ साउथ पोल के लिए एक अलग से रिसोर्स मैपिंग मिशन निकालना क्या इसमें मतलब कि इतनी इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड में जो स्पीड के अराउंड जो वो करता है, मूव करता है, जिस स्पीड से वो सन के अराउंड मूव करता है उसी स्पीड से जो है आपकी मून जो है अर्थ के अराउंड मूव करती है। तो जिसके हिसाब से जो है आपका मून का जो एक ही फेस है अर्थ के सामने रहता है। तो इसकी वजह से जो है साउथ पोल की एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज सिर्फ एक फेस जो है अर्थ के सामने रहने से हमें नहीं पता कि साउथ पोल पर आपका जो है क्या रिसोर्स होंगे, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं, वहाँ पर टेम्परेचर क्या वेरी डिफरेंस करते हैं, सोलर फ्लेयर के वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से जो है वाइपर काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट मिशन बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तो भूटान जो है रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है और वो अभी इकलौती ऐसी कंट्री बना है जिसने कि इंडिया का यूपीआई स्टैंडर्ड जो है अडॉप्ट करा है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जस्ट लाइक डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए अगर आपको पे करना हो तो यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हो। तो भूटान के रिस्पेक्ट में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, तो आपको स्टेटमेंट के हिसाब से देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है भूटान के रिस्पेक्ट में सही है। तो ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि इंडिया और भूटान जो है कोलैब कर रहे हैं डेवलप करने के लिए एक 600 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो कि खोलोंगचू भूटान में बनेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी की स्टेटमेंट जो कहती है कि चाइना के हिसाब से भूटान जो है उनकी 5 फिंगर पॉलिसी के अंडर आता है। तो यहाँ पर मैं आपकी चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी की जो बात करूँ, चाइना कहता है कि उनकी 5 फिंगर पॉलिसी के अंडर जो है लद्दाख, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड नेपाल जो है आपका 5 फिंगर के अंडर आते हैं। तो ऑप्शन बी की स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका सही हो जाता है वो है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन 3। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल यूपीएससी पाथ एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के सोशल हैंडल के लिंक भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। हम यहाँ पर डेली रोज़ जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड डेवलपमेंट होते हैं यहाँ पर हम डालते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप इन सब सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड बी अ पार्ट ऑफ इन हेयर टू। सो टेलीग्राम पर जो हम डेली पीडीएफ्स डालते रहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, काफ़ी डिकोडिंग हम सीरीज़ भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपको पता चले कि किसी न्यूज़ को कैसे और किस वे में आपको पढ़ना चाहिए, जो कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बी कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन।